नमस्कार। मैं संजय कुमार जवाहर नवोदय विद्यालय कोल्लम से नवोदय विद्यालय समिति की ई सामग्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है चिट्ठियों में यूरोप, जिसके लेखक हैं सोमदत्त। ये कक्षा 8 बाकोस हिंदी का तीसरा पाठ है। दोस्तों, चिट्ठियों में यूरोप नाम से ही पता है कि ये चिट्ठी के रूप में लिखा गया पाठ है। यह पाठ यानी पत्र शैली में लिखा गया है और यह यूरोप का यात्रा वर्णन है। इस पाठ के दौरान मेरा लक्ष्य रहेगा कि आपको यूरोप की भौगोलिक सीमाएं एवं संस्कृति की विशिष्ट जानकारी प्राप्त कराना, यूगोस्लोविया, हंगरी आदि देशों के बारे में ज्ञान देना, यूरोप की आम नदी यानी दूना नदी के बारे में विशिष्ट ज्ञान देना और पाश्चात्य देशों के लोगों के दिनचर्या, रहन सहन, शौक, खान पान आदि का ज्ञान देना। कुछ नए शब्द है दोस्तों। यह है योगर्ट, यानी ये आइसक्रीम जैसा ही है लेकिन दही से बना हुआ है। बरबट यानी सेम, यानी एक तरह का बीन होता है। नक्शा यानी मैप, यानी मानचित्र है। और खरा सिका यानी फ्राइड आइटम, करारा है, क्रिस्पी है। 51 यानी 50 के आसपास। विद्या जैसा पेड़, जिसका तात्पर्य लेखक मोर पंखा के साथ करता है। दुभाषी यानी 2 या अधिक भाषाएं जानने वाला, आमतौर पर हम उसको ट्रांसलेटर कहते हैं। उकताहट यानी बेचैनी, किसी चीज़ को खा खा करके हमें उकताहट हो जाता है। अच्छा दोस्तों, मैंने बताया कि ये पाठ जो है पत्र शैली में लिखा हुआ है, यानी कि जिस तरह एक पत्र लिखते हैं उसी तरह ये पाठ को बनाया गया है। जैसे ऊपर आप देखेंगे कि 22 मार्च 1999 लिखा है। उसके नीचे यूगोस्लोविया नेवी साथ, यानी प्लेस एंड डेट दोनों दिया, तिथि भी है और स्थान भी है। और फिर उसके बाद संबोधन है, प्रिय नीलू, शेरू, ककू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी। फिर पाठ शुरू करते हैं, तुम सबको खूब प्यार से कह कर। और अंत में देखिए अधोलेख में तुम्हारा पापा लिखा है और सोमदत्त जिन्होंने भेजा ये पत्र, उनका अपना नाम भी। तो इस तरह पत्र के जो आम शैली होती है उसका जो ढांचा जो है इस पाठ में आप देख सकते हैं, इसलिए इसको हम पत्र शैली का पाठ कहेंगे। और एक बात, हम इसमें यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि यूरोप जो है एक महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट है, सबसे विकसित कॉन्टिनेंट जिसको हम कह सकते हैं। और यूरोप के बारे में कुछ कहूँ तो यहाँ कुल मिलाकर के 44 देश हैं, लेकिन रशिया के कुछ देशों ने भी अपने राजधानी को यूरोप में होने के नाते उसको यूरोप के साथ जोड़ा है, तो उसको कुल मिलाकर के 51 देश यूरोप की परिधि में आ जाते हैं। और ख़ासकर ये जो यूगोस्लोविया जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, यूगोस्लोविया की अपनी कहानी है। ये बहुत ही कई दुखद घटनाओं को इस देश ने देखा है। 1918 के आसपास यूगोस्लोविया का जन्म हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध देखा था यूगोस्लोविया ने। उन्होंने काफ़ी परेशानियां झेली थी और 1990 के आसपास आते आते ये देश कई देशों में विभाजित हुआ था। आज यूगोस्लोविया के नाम पर आपको ये मानचित्र में नहीं मिलेंगे, लेकिन यूगोस्लोविया से बने 6 देशों का नाम तो ज़रूर मिलेंगे। आप एटलस में ये देखिए और इसके इतिहास के बारे में भी देखिए। यूगोस्लोविया का जो फ्लैग है, झंडा है, राष्ट्रीय झंडा है, इस स्लाइड के नीचे दिया हुआ है। ये पुराना यूगोस्लोविया का जो भौगोलिक मानचित्र है, अब देखिए उसके आसपास मैसेडोनिया है, बल्गेरिया है, रोमानिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, ये सारे देश, अल्बेनिया है, ये सब इसके इर्द गिर्द है। अब हम देखते हैं पाठ की और चलते हैं यूरोप में, चिट्ठियों में यूरोप। लेखक कहता है, लेखक अपने 4 बेटों के नाम लेकर कहता है, प्रिय नीलू, शेरू, कक्कू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी, तुम सबको खूब प्यार। आज यहाँ पहुँचे 1 हफ्ता हो गया। लेखक के वहाँ पहुँचे हुए 1 हफ्ता हो गया। लेखक अपने किसी दौरे पर गए हुए हैं। मौसम यहाँ अच्छा चल रहा है, यहाँ वसंत ऋतु आ रहा। सारे पेड़ नंगे खड़े। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है,
एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है, फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैंगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफ़ेद कुमुदिनी जैसे होते हैं, कुछ लाल कुछ पीले, लेकिन इनमें खुशबू नहीं होती। आज इतवार है, सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। जब लेखक युगोस्लाविया में पहुंचा था तब वहाँ का कौन सा मौसम चल रहा था? वहाँ वसंत चल रहा था, यानी वसंत ऋतु चल रही थी। 6 ऋतुएं होती है, हम अगले स्लाइड में देखेंगे। और सारे पेड़ जो है नंगे खड़े थे। एक पेड़ लेखक कहता है कि अपनी विद्या जैसे जो पेड़ है, यानी मोर पंख की और इनका इशारा है, सिर्फ वो हरा था। एक और पेड़ जो हम नए साल में घर घर लगाए जाते हैं, यानी जो क्रिसमस ट्री होते हैं, वो भी हरे रंग का होता है। कॉनिफरस पेड़ जितने भी होते हैं वो सब साल भर हरे रहते हैं, बाकी सारे पेड़ जो है नंगे खड़े रहते हैं। पता झड़ में भी पत्ते झड़ा देते हैं। अच्छा, सो लेखक, आज इतवार है, आज संडे है, इसलिए लेखक को और कोई काम नहीं था, कहीं बाहर जाना नहीं था, इसलिए वो खाना खाने के बाद लिखने के लिए बैठ गए। अच्छा, जब लेखक पहुंचे तो युगोस्लाविया में मौसम कैसा था? मौसम अच्छा था। कौन सी ऋतु चल रही थी? वसंत की ऋतु चल रही थी। कौन सा पेड़ हरा था? विद्या जैसा पेड़ हरा था। विद्या जैसा पेड़ यानी मोर पंखा, जो हमेशा हरा रहता है। अच्छा, वहाँ के फूलों की क्या विशेषता थी? वहाँ के फूलों में खुशबू नहीं होती है। ठंडे इलाकों में जो फूल होते हैं उसका रंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती है। अच्छा, लेखक को क्यों 1 बजे के बाद बैठकर खाने के लिए फुर्सत, बैठकर लिखने के लिए फुर्सत मिली? क्योंकि उस दिन इतवार था। अच्छा, ये 6 ऋतुएं हैं। हमारे भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती है, लेकिन अंग्रेज में इसको 4 ऋतुएं कहते हैं। यहाँ है वसंत, हेमंत, शरद, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा। सबसे ऊपर जो है वसंत है, उसके नीचे हेमंत है, और उसके बाद शिशिर है, पतझड़ है, फिर शरद यानी ठंडा, और उसके बाद गर्मी आ जाती है, और फिर बरसात हो जाती है। ये 6 ऋतुएं भारत में आमतौर पर पाई जाती है। और जो पेड़ है वो नंगे खड़े हैं। पतझड़ का मौसम है तो पेड़ नंगे हो जाते हैं, अपने पत्ते झड़ा देते हैं, क्योंकि ये अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहते, अपनी गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं। अच्छा, तो पेड़ के बारे में कहा गया है जो हरे हैं। एक है विद्या जैसा पेड़, यानी कि मोर पंखा है, और दूसरा है नए साल पर हम घर घर लगाते हैं। दोनों पेड़ जो थे हरे थे, बाकी सारे पेड़ नंगे खड़े थे। तो ये वसंत ऋतु का मौसम है, और लेखक युगोस्लाविया में गए हैं। युगोस्लाविया में नेवी साद शहर में गए। एक अपने उन्होंने कहा कि इनमें फूल नहीं होते। कहते कि जो फूल है उस खुशबू नहीं होती। कुछ लाल है और कुछ पीले हैं जिनमें खुशबू नहीं होती। ये अक्सर होता है कि जो ठंडे इलाकों में जो फूल होते हैं उसमें रंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें गंध बहुत कम होते हैं। तो इन्होंने कुछ फूलों का जिक्र किया है जो अपने यहाँ के सफ़ेद कुमुदिनी के साथ जिसकी तुलना की है। और आगे चलते हैं। आज हमने जो खाना खाया वो योगर्ट से शुरू हुआ था। लेखक कहता है कि इनके भोजन के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि हमने जो खाना खाया वो योगर्ट से शुरू हुआ। जैसे आइसक्रीम का कप होता है ना, वैसे बड़े बड़े कप में आइसक्रीम जिस कप में हम खाते हैं उसी तरह पाश्चात्य देशों में योगर्ट मिलता है। आप भी अपने आसपास कोई मॉल्स हैं तो वहाँ जाकर के योगर्ट खरीद सकते हैं। और रोज़ सूप होता है। आजकल हमारे वहाँ में भी सूप काफ़ी मशहूर है। वेजिटेबल सूप, चिकन सूप, मटन सूप सब मिलता है। उसमें सफ़ेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है, बरबटी जैसी। तो सूप जो था उसके अंदर सफ़ेद सेम जैसी कुछ फली पड़ी थी, यानी कि वेजिटेबल सूप हर दिन उनको पीने के लिए मिलता था। तो योगर्ट से खाना शुरू करते हैं और उसके बाद सूप होता है, और सूप के अंदर लंबी जो फली होती है वो पड़ा रहता है, और फिर उसके बाद आइसक्रीम। सो योगर्ट, सूप और उसके बाद आइसक्रीम, ये 3 कोर्स यानी एक बार जो खाना देते हैं उसको हम एक कोर्स कहते हैं। जैसे योगर्ट खाते हैं तो एक कोर्स हो गया,
उसके बाद सूप पीते हैं, वो दूसरा कोर्स हो गया, और सबसे अंत में आइसक्रीम खाते हैं, वो तीसरा कोर्स हो गया। हमारे वहाँ में भी हम सबसे पहले अगर रोटी खाते हैं तो ये कोर्स है, और अंत में चावल खाते हैं वो दूसरा कोर्स है, और मिठाई खाएंगे तो तीसरा कोर्स हो जाता है। अच्छा, सुबह शाम यही 3 कोर्स होते हैं और खाते खाते उकताहट हो रही। लेखक को दुख है कि ये 1 हफ्ता हो गया यहाँ आए हुए, लेकिन ये तीनों समय पर एक ही खाना मिलता है। ये अक्सर होता है, जितना भी खाना स्वादिष्ट हो, लेकिन खाते खाते हमें बेचैनी सी हो जाती है। हम एक ही खाने को बार बार खाना पसंद नहीं करते, हमें अलग अलग किस्म का खाना चाहिए। अच्छा, ये खाते खाते मुझे उकताहट हो रही है, यानी बेचैनी हो रही है, मैं थक गया हूँ, मैं ऊब गया हूँ, मुझे दुख हो रहा है। कभी कभी चावल होता है, भारत के लोग चावल खाते हैं, खासकर जो बंगाल बिहार और साउथ के लोग चावल खाते हैं, तो कभी कभी चावल भी मिलता है स्ट्यू यानी करी के साथ, चावल के साथ करी भी होती है। और एक दिन खरे सिके चिले जैसी एक मिठाई आई थी, उसमें खट्टी बरी का गूदा भरा था। उनको एक मिठाई मिली थी, वो करारा क्रिस्पी जो मिठाई मिली थी खरे सिके चिले जैसे, और लेकिन उसमें बरी जो फल होता है उसका जो गूदा भरा हुआ था। तो उस मिठाई को एक दिन उन्होंने खाया, इस 7 दिन में एक दिन को ये मिठाई मिली थी। और सेवैयाँ पानी में उबली सूप में रहते हैं, जो सूप बनता है ना, हमने पहले कहा था कि बरबटी पड़ी रहती है उसके अंदर, उस सूप के साथ साथ या अलग से पानी में उबाल कर सेवैयाँ देते हैं। तो पाश्चात्य लोगों के जो खाने पीने का जो सिस्टम होता है वो हमसे बिल्कुल अलग है। हम तो ज़्यादा मसालेदार खाते हैं, लेकिन वो लोग मसाला कम खाते हैं, इसलिए सेवैयों को पानी में उबाल करके ऐसे ही खा लेते हैं या पी लेते हैं। और ब्रेड उनका बहुत ही खास भोजन वस्तु है। ब्रेड खाते हैं किसके साथ? सुबह ब्रेड बटर, कभी कभी ब्रेड के साथ बटर देते हैं, कभी कभी मार्मलाड या जेली देते हैं, या फिर शहद देते हैं। ये तीनों जो है, चाहे बटर हो या जेली हो, ये सब 30 ग्राम के छोटे छोटे प्लास्टिक डिब्बों में बंद करके आता है। चम्मच से निकालने की ज़रूरत नहीं, पूरा एक एक डब्बा एक एक आदमी को दिया जाता है। इस तरह लेखक का खाना होता है। अब बताइए कि लेखक का खाना किससे शुरू हुआ था? लेखक का खाना योगर्ट से शुरू हुआ था। सुबह शाम के 3 कोर्स में लेखक ने क्या क्या मिला, उनको क्या क्या मिला था? उनको योगर्ट से शुरू हुआ उनका खाना, और फिर सूप मिला और आइसक्रीम मिला, कभी कभी चावल के साथ करी मिली, और उसके बाद ब्रेड, मार्मलाड या फिर शहद या बटर के साथ। ये उनका खाना होता था। जो मिठाई मिली थी उसमें क्या भरा था? हाँ, ये कहते हैं कि जो मिठाई मिली थी उसमें खट्टी बरी का गूदा भरा था, खट्टी बरी का मांस भरा था। अच्छा, ब्रेड के साथ साथ क्या खाने को मिलता था? ब्रेड के साथ खाने के साथ साथ कभी कभी शहद मिलता था, कभी कभी मार्मलाड या जेली मिलता था, या फिर बटर मिलता था, और ये सब 30 ग्राम के पैकेट में होता था। लेखक ने क्यों कहा कि खाते खाते उकताहट हो रही है? क्योंकि लेखक को एक ही खाना 1 हफ्ते से यही खाना उनको तीनों वक्त मिला था, इसलिए एक ही खाने को खाते खाते लेखक को उकताहट हो गई। अब आप देखिए, ये है योगर्ट। हमने देखा होगा योगर्ट इस तरह के पैकेट्स में मिलते हैं, दही का आइटम होता है, जिस तरह आइसक्रीम होता है उसी तरह होता है। और सूप पानी में उबला हुआ होता है, कभी कभी वेजिटेबल या कोई चिकन सूप बनाते हैं, या फिर मटन सूप, इस तरह कई चीज़ों का सूप बनता है। अच्छा, जो बरबटी यानी सेम लंबी फली होती है जो सूप में पड़ी रहती है। और खरासी का चिला, इनको एक बार मिठाई जो मिली थी, खरासी का चिले जैसे मिठाई मिली थी, जिसके अंदर खट्टी बरी का गूदा मांस भरा था, और ब्रेड के साथ साथ कभी कभी जेली मिलता था। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। शहर के बीच में दूना नदी बहती है। हम जिस शहर में खड़े हैं उसका नाम है नेवी सात, इंग्लिश में उसको नोविजात कहते हैं। और शहर के बीच में डैन्यूब, उस नदी को हम पाश्चात्य लोग डैन्यूब कहते हैं, हम हिंदी में उसको दूना नदी कहेंगे। ये नेवी सात शहर के बीच में से होकर के दूना नदी बहती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और यूरोप के अधिकांश देशों से होकर के डैन्यूब बहती है। तो यूरोप की जो संस्कृति है उसका वहन करते हुए यूरोप के देशों के बीच में से डैन्यूब बहती है। तो शहर के बीच में दूना नदी बहती है। ये यूरोप के कई देशों में बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। लेखक कहता है कि आप अपने अटलस को निकाल के देखिए कि यूरोप के बीच में से डैन्यूब निकलती है, उसके दोनों किनारे में कौन कौन से शहर है।
नेविसाद शहर भी मिल जाएगा, अगर आप डैन्यूब को देखेंगे तो नेविसाद शहर उसके किनारे में मिल जाएगा। जिस तरह हमारी दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे हैं और जम्मू जो है वो तवी के किनारे हैं, इस तरह आपको दूना नदी के किनारे में नेविसाद शहर मिल जाएगा। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के और एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस की कुछ टिकटें खरीदे हैं। बच्चे होते हैं ना, बच्चे हमेशा कुछ ले पाने के इच्छुक रहते हैं कि पापा यूरोप में गए तो आएंगे तो क्या लाएंगे, पूछते हैं ना। सो हमने तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें इकट्ठी की है। क्या क्या इकट्ठी की है? पहली चीज़ है इटली के सिक्के, और दूसरी चीज़ है यहाँ के सिक्के यानी इंडोनेशिया के सिक्के, यानी कि इटली और इंडोनेशिया के सिक्के, और उसके बाद एक सिक्का इंडोनेशिया का। सो इटली के सिक्के, यूगोस्लोविया के सिक्के और इंडोनेशिया का सिक्का, इंडोनेशिया से एक सिक्का। तो हमने 3 देशों से तुम्हारे लिए सिक्के इकट्ठे किए। और मॉरिशस की कुछ टिकटें, टिकट होने ना स्टैम्प होते हैं, फिलाटली क्लब में भाग लेने वाले, काम करने वाले लोगों को पता है कि स्टैम्प कलेक्शन दुनिया का सबसे मशहूर शौक, सबसे बढ़िया और बड़ा हॉबी माना जाता है। सो मॉरिशस से हमने कुछ टिकटें तुम्हारे लिए, स्टैम्प्स इकट्ठे किए हैं। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी है, लोग कहते हैं मत खरीदो। ये तो है ही, भारत में चीज़ें सस्ती होती है, लेकिन पाश्चात्य देशों में चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। उसी हिसाब से उनके डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, वो भी महंगा ही होता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि मत खरीदो, ये सारी चीज़ें भारत में मिल जाएगी तो यहाँ से खरीदने की क्या ज़रूरत है, अपने पैसे को बर्बाद मत करो। सो लोग कहते हैं कि चीज़ें मत खरीदो। रोज़ बाज़ार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है बच्चों को देखकर। लेखक कहता है कि बाज़ार में निकलता हूँ तो बच्चे मिलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे इधर उधर खेलते हैं, घूमते हैं, साइकिल सवारी करते हैं, उनको देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है। मम्मी पापा को हमेशा बच्चों की याद ज़रूर आती है। अच्छा, शहर के बीच में कौन सी नदी बहती थी? हाँ, शहर के बीच में दूना नदी बहती है। दूना नदी के किनारे एक शहर बताओ। हमने तो फिलहाल नेविसाद पढ़ा है, आप तो और भी शहरों का नाम ढूंढ सकते हैं। लेखक ने बच्ची के लिए क्या क्या इकट्ठे किए हैं? लेखक ने 3 देशों से सिक्के इकट्ठे किए हैं। कौन कौन से देश हैं? इटली के और यूगोस्लोविया के और इंडोनेशिया के। और कहाँ से उन्होंने स्टैम्प यानी टिकट इकट्ठा किए हैं? उन्होंने मॉरिशस से टिकट इकट्ठे किए। अच्छा, लोग क्यों कहते हैं कि मत खरीदो? क्योंकि यहाँ सामान बहुत महंगे। लेखक को कब बच्चों की याद आती है? जब शहर से निकलते हैं तो बच्चे दिखते हैं और उन बच्चों को देख करके लेखक को अपने बच्चों की याद आती है। अच्छा, ये अब देखिए दूना नदी जो है आपको मिल जाएगा, और दूना नदी में हमेशा उस साइड में हंगरी है और इस साइड में यूगोस्लोविया है। यूरोप में कई देशों में ऐसा है कि इस बीच में बॉर्डर प्रॉब्लम नहीं होता, तो एक जगह पे एक देश होता है और नदी के इस तरफ दूसरा देश। ये दूना का बहुत खूबसूरत चित्र है। और ये है नेविसाद शहर, नेविसाद का जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण इलाका है, आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। और यहाँ है इटली के सिक्के। इटली के सिक्के का नाम है लिरा, आपने देखा होगा, सुना होगा। और यूगोस्लाविया का सिक्का है दिनार, और इंडोनेशिया का सिक्का है रुपया, हमारे रुपये की तरह। और मॉरिशस की टिकट है, स्टैम्प है, उसमें भी 1 रुपये लिखा है। तो ये इन्होंने इकट्ठे किए हैं अपने बच्चों के लिए। अब जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज़ चलते हैं, इस देश के भी और हंगरी के भी। लेखक कहता है कि जो नदी है, दूना नदी है, उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज़ चलते हैं। हंगरी के भी है, पास में हंगरी है, और यूगोस्लाविया के भी। कल हमने देखे यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली। एक आध रोज़ देखेंगे बाजार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें। लेखक कहता है कि ये जो नदी है बहुत बड़ी नदी है, दूना नदी। इसके अंदर जहाज़ चलते रहते हैं, कभी कभी हंगरी के जहाज़ चलते हैं, कभी कभी यूगोस्लाविया के जहाज़ चलते रहते हैं। उनके बीच में मैंने पहले कहा था कि उनके बीच में जो सीमाओं का खतरा नहीं है, सीमाओं की लड़ाई नहीं होती है। अच्छा, नदी का नाम क्या था? नदी का नाम था दूना नदी। नदी में क्या चलती है? नदी में बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं। अच्छा, यूगोस्लाविया में कौन सा खेल सबसे अधिक खेला जाता है? यूगोस्लाविया में फुटबॉल खेला जाता है। जो वेस्टर्न देशों में अधिकतर फुटबॉल ही खेला जाता है।
14 से 20 अप्रैल तक नवी साद शहर में क्या होने वाली है? 14 से 20 अप्रैल तक नवी साद में टेबल टेनिस चैम्पियनशिप होने वाली है। वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा टेबल टेनिस चैम्पियनशिप होने वाली है। बाज़ार में कितनी मंजिल की बिल्डिंगें हैं? 10-10, 20-20 मंजिल की बिल्डिंग है। ये 1999 की यानी कि 89 की कहानी है या बात है। तो इसलिए वहाँ पे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती थी। उस समय भारत में इतनी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी। आजकल आप भारत के भी किसी भी शहर में जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिल जाएगी। अच्छा, यात्री जहाज़ है, माल ढोने वाली जहाज़ भी होते हैं ना। अच्छा, ये है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा विश्व कप या विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप प्रतियोगिता जो 14 से 20 अप्रैल तक वहाँ पे हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस शहर में हज़ारों वर्ष पहले आए भारतीय या इस शहर में हज़ारों वर्ष पहले आए भारतीयों की संतानें हैं जो यूरोपीय मालूम होते हैं। यहाँ की वेशभूषा है, यहाँ की भाषा है। तो भारत के लोग वहाँ जाकर के रहते हैं ना, लेकिन वो जाने के बाद वहाँ रहते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाई करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि वो लोग यूरोपीय मालूम होते हैं। शक्ल से यूरोपीय ही लगते हैं, भाषा से भी। यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की भाषा, उनका वेश भी वही, उनकी भाषा भी वही। पता नहीं चलता कि भारत से गए हुए लोग हैं। बहुत सारे, बहुत पीढ़ियों पहले वहाँ जाकर के लोगों ने रहना शुरू कर दिया। लड़के स्केटिंग के शौकीन हैं। बच्चे स्केटिंग, रोलर स्केटिंग करते करते स्कूल में चले जाते हैं। सड़कों में आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे यूरोप की सड़कों में। तो लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। हमारे कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। लेखक का उनका जो रूम है वो होटल के 5वीं मंजिल पर है, तो इसलिए वहाँ से उनको दूर एक मैदान दिखता है। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। एक टीम की वर्दी लाल है और दूसरे की सफ़ेद है। एक टीम की वर्दी सफ़ेद है और दूसरे की लाल है। फुटबॉल मैच हो रहा है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि फुटबॉल मैच खेलते हुए दोनों टीमों की वर्दियाँ अलग अलग होती हैं, उनके रंग जो है अलग अलग होता है। इस टाइम पे जो मैच चल रही है तो उसमें जो लोग खेल रहे हैं उनमें से एक टीम की वर्दी जो है सफ़ेद है और दूसरी की लाल है। मैदान यहाँ से लगभग आधा फरलॉन्ग दूर है। फरलॉन्ग यानी कि आधा किलोमीटर मान लो। एक यहाँ से आधा फरलॉन्ग दूर है, पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है। ये 5वीं मंजिल पर रहते हैं, इसलिए उनको खेल का मैदान बहुत आसानी से दिखता है, इसलिए साफ दिखता है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। होटल में रहते होंगे तो होटल की खिड़की आप जानते ही हैं कि होटल की खिड़कियाँ जो है ऊंची और चौड़ी होती है, कमरे के बराबर की। छोटी छोटी खिड़कियाँ नहीं होती। प्रायः छोटी छोटी खिड़कियाँ तो गाँवों में होती है। शहरों में आते आते खिड़कियों की उसका जो आकार है वो बड़ा होता जाता है। अच्छा, यह भारतीयों की संतानें कैसे मालूम होते हैं? लेखक पूछते हैं कि यहाँ आए हुए भारतीयों की संतानें कैसे मालूम होते हैं। यहाँ आए हुए भारतीयों की संतानें जो है यूरोपीय मालूम होते हैं। यहाँ की वेश है उनको और यहाँ की भाषा। अच्छा, लड़के किसके शौकीन हैं? लड़के स्केटिंग के शौकीन हैं। कमरे की खिड़की से क्या दिखता है? कमरे की खिड़की से दूर फुटबॉल का मैदान दिखता है और वहाँ मैच हो रही है। एक टीम की वर्दी सफ़ेद है और दूसरी टीम की वर्दी लाल है। मैदान में क्या चल रहा है? टीमों की वर्दी में कौन कौन सा रंग है? मैदान में फुटबॉल मैच चल रहा है। टीमों की वर्दी का रंग, एक टीम की वर्दी का रंग सफ़ेद है, दूसरी टीम की वर्दी का रंग लाल है। अच्छा, कमरे की खिड़की कैसी है? कमरे की खिड़की जो है बहुत ही ऊंची है, यानी कि दीवार के बराबर है, ऊंची और चौड़ी होती है। अच्छा, ये है स्केटिंग का चित्र। बच्चे स्केटिंग के शौकीन होते हैं, यूरोप के बच्चे। वहाँ पे मैचेस भी होती है और ये स्कूल में भी ऐसे ही चले जाते हैं। और अब हम लोग 22 हो गए। लेकर कहते हैं कि उनकी टीम में है 22 लोग, 17 देश के लोग। लेखक की जो टीम है उसमें 17 देश के लोग हैं और 22 लोग हैं। माल्टा, मॉरिशस, मेक्सिको, बोलीविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड, पूरे 17 देशों का नाम गिना दिया इन्होंने। अब आप मानचित्र में देखिए कि जो विश्व मानचित्र जो वर्ल्ड मैप है उसमें से देश को पता कर सकते हैं और इन देशों के बारे में देख सकते हैं। हमारे जो संचार में जैसी सीढ़ियाँ हैं, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें आपको इन देशों की यात्राओं का वर्णन है। बहुत
खूबसूरत, बहुत सुंदर है, बहुत ही रोचक है, आप देखिए अवश्य। और नेपाल का एक लड़का है जो दुभाषिया। हर टीम में क्या होता है कि जब हम टूर में जाते हैं तो हमें वहाँ की भाषा का पता नहीं होता और वहाँ के जो खास खास जगहों का और उसकी विशेषताओं का पता नहीं होता, तो इसलिए उसको समझाने के लिए हमारे साथ एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ की भाषा जानने वाला कोई होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे टीम में भी एक आदमी है जिसका नाम है टंक प्रसाद ढका। क्या नाम है उसका? नाम है टंक प्रसाद ढका। ये दुभाषिया ने दो या उससे अधिक भाषाएं जानने वाला, ट्रांसलेटर जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे। सो एक से अधिक भाषाएं जानने वाला है दुभाषिया। यहाँ कम से कम दो भाषाएं जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो नाम दुभाषिया दिया है। हमारी टीम में जो लड़का है वो नेपाल का है, वह दुभाषिया का काम करता है, वही गाइड का काम करता है जिसका नाम है टंक प्रसाद ठका। कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस से। आज इतवार है तो इसलिए आज कोई घूमना वगैरह नहीं है, इसलिए बैठे हैं होटल में। और कल हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे। यूरोप में जाएंगे तो पोल्ट्री फार्म देखने लायक होता है, और वो भी कैसे जाएंगे? यूनिवर्सिटी की बस से। यूनिवर्सिटी वालों ने बस का इंतज़ाम किया। अच्छा, लेखक की टीम में कितने देशों के कुल कितने लोग हैं? लेखक की टीम में 17 देशों के 22 लोग हैं। अच्छा, कल वे कहाँ जाएंगे? कल वे लोग पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे। अच्छा, किस बस में जाएंगे? यूनिवर्सिटी की बस में जाएंगे। किन किन देशों के लोग लेखक की टीम में है? ये तो 17 देशों के लोग उनकी टीम में है, जिनका नाम हम बोल चुके हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी की बस से जाएंगे और पोल्ट्री फार्म का चित्र है। अब जाएंगे तो आपको दिखना है ये सब। कल दोपहर शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन देखी हमने। कल दोपहर को शादी पार्टी के बाद जा रही एक दुल्हन देखी। किसी भी देश की संस्कृति पहचानने के लिए वहाँ की शादियाँ देखनी बहुत ज़रूरी होती है। भारत की शादियाँ देखो कितनी अच्छी होती है। उसी तरह पाश्चात्य देशों की शादियाँ भी अलग अलग तरीके की होती है। उनका पहनावा अलग होता है, उनके सिस्टम कस्टम सब अलग होता है, रीति रिवाज अलग होते हैं। कल दोपहर को लेखक को अचानक शादी पार्टी के बाद जा रही टीम से लेखक की मुलाकात हुई। उन्होंने दुल्हन देखी जो अपनी खिड़की में यानी कि कमरे से उन्होंने शादी पार्टी को देखा। अच्छा, सफ़ेद कपड़े पहने थी नीचे से ऊपर तक। हमारे वहाँ तो रंगीन कपड़े पहनते हैं हिंदू लोग, क्रिश्चियन लोग तो यहाँ में भी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो सफ़ेद कपड़े पहने थी नीचे से ऊपर तक। कितनी खूबसूरत थी वो। सर पर सफ़ेद टोपी जैसी दिख रही थी, सर पे भी सफ़ेद टोपी जैसी चीज़ें रखी हुई थी। 51 लोग थे शादी में, 50 के आसपास लोग थे। 51 यानी 50 से ऊपर लोग, 50, 60, 70 कह सकते हैं आप। हमारी शादियों में तो बहुत बड़ी भीड़ होती है, लेकिन यूरोप में इतने मानवीय संबंध नहीं होते, उनके मानवीय संबंध कम होते हैं, इसलिए लोग 50 के आसपास ही थे। अच्छा, आगे के हाल हम आगे की चिट्ठी में लिखेंगे। अब यहाँ ये जो जगह है ख़त्म होने जा रही है, मैं ज़्यादा नहीं लिख पाऊँगा। अब बाकी जो समाचार है मैं आगे की चिट्ठी में लिखूँगा। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगवाकर हमको चिट्ठी लिखना। गौतम है, उनके पास में होगा या फिर उनका रिश्तेदार होगा, उनसे तुम लोग एरोग्राम मंगवाना। जो साधारण चिट्ठी जो होती है पोस्ट, इसके बाद आपको करना होगा कि आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के आपको देखना है कि वहाँ पे चिट्ठियाँ लिखने के लिए कौन कौन से माध्यम उपलब्ध है। पोस्ट कार्ड में हम लेटर लिखते हैं ना, और अंतर्देशीय पत्र यानी इनलैंड लेटर में लिखते हैं। लेकिन बाहर आपको खत भेजना है, जैसे विदेशी देशों में खत भेजना है, तो आपको एरोग्राम मंगवाना पड़ेगा। आजकल तो हम ईमेल और इंटरनेट से काम चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे माध्यमों से काम चला देते हैं, लेकिन पहले ये सब नहीं था, ये सुविधाएं नहीं थी, इसलिए खत लिखना ही एकमात्र उपाय था। इसलिए विदेशों में लिखने के लिए एरोग्राम मंगवाना बहुत ज़रूरी था। तो तुम लोग गौतम से मंगवा दो, क्योंकि तुम लोग छोटे हैं, अभी दुकान में जा नहीं पाओगे, इसलिए एरोग्राम मंगवाने के लिए पोस्ट ऑफिस गौतम को भेजो और उनसे एरोग्राम मंगवाओ और मुझे चिट्ठी लिखो। अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ़ ना हो। घर में ज़्यादा लड़ाई वगैरह करना नहीं, क्योंकि माँ अकेली है, माँ को दुख नहीं होना है, क्योंकि उनके पापा जो है विदेश में दौरे पर गए हुए हैं। इसलिए मैं जब तक आऊँगा तब तक तुम लोग अच्छे से रहना, अच्छे बच्चे बनकर रहना, ताकि माँ को कोई तकलीफ़ ना हो, माँ को परेशानी ना हो।
लेखक ने अपनी खिड़की से क्या देखा था? लेखक ने अपनी खिड़की के से एक दुल्हन देखी थी। दुल्हन कैसे कपड़े पहने थी? दुल्हन सफ़ेद कपड़े पहने थी। शादी पार्टी में कितने लोग थे? शादी पार्टी में 51 लोग थे। गौतम से क्या मंगवाने को कहा गया है? गौतम से एरोग्राम मंगवाने को कहा गया। लेखक ने क्यों कहा कि माँ को तकलीफ़ ना हो? क्योंकि माँ घर में अकेली है और माँ को तकलीफ़ ना हो। अच्छा, ये दुल्हन का चित्र है जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए, देखो ऊपर से नीचे तक सफ़ेद कपड़े, उनके सिर पे टोपी जैसी चीज़ें हैं, वो भी सफ़ेद कलर की है। अच्छा, ये पत्र आप बता सकते हैं, अब आपने पूरे पाठ की जानकारी ले ली है, अब आप बता सकते हैं कि ये पत्र किसने किसको लिखा। ये पत्र लेखक सोमदत्त ने अपने चारों पुत्र यानी कि नीलू, शेरू, ककू और पुत्रक और उनकी मम्मी यानी लेखक की पत्नी, इन 5 लोगों को लिखा था। अच्छा, यूरोप के खाद्य पदार्थों के बारे में बताओ। यूरोप में लेखक ने सबसे पहले योगर्ट से शुरू किया, उसके बाद सूप मिला, फिर उनको आइसक्रीम मिला, फिर चावल के साथ करी मिली, और जो ब्रेड होता था और उसमें मार्मलाड यानी कि जेली या फिर शहद या बटर मिलता था। लेखक ने बच्चों के लिए क्या क्या इकट्ठे किए? लेखक ने 3 देशों से सिक्के इकट्ठे किए, यानी कि इटली के और यूगोस्लाविया के और इंडोनेशिया का, और मॉरिशस से उन्होंने टिकट इकट्ठे किए। लेखक यूरोप के खेलों के बारे में क्या बताते हैं? लोग वहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं, लेकिन लड़के जो हैं स्केटिंग के शौकीन हैं, और वहाँ 14 से 20 अप्रैल तक विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाला है। लेखक ने बच्चों को क्या उपदेश दिया था? लेखक ने बच्चों को यह उपदेश दिया कि तुम लोग अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो। अच्छा, आपके लिए एक आध गतिविधि देता हूँ, एक्टिविटी देता हूँ। पहला एक्टिविटी यह है कि आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे और उसके बाद आप अकेले मत जाइए, आपके घर वालों में से किसी को ले जाइए। आजकल कोरोना काल है तो इसलिए मास्क लगा कर जाइए, और संदेश भेजने के लिए वहाँ कौन कौन से माध्यम उपलब्ध है, वहाँ कौन कौन सी चिट्ठियाँ मिलती है, पोस्ट कार्ड किसको कहते हैं, अंतर्देशीय पत्र किसको कहते हैं, एयरमेल किसको कहते हैं, ये सब देखिए। पहले तार होता था लेकिन आजकल तार नहीं है। और पोस्ट ऑफिस में अन्य कौन कौन से कार्य होते हैं? पोस्ट ऑफिस में सिर्फ चिट्ठी भेजने या लेने का काम नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे सेविंग्स बैंक है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती है, कुछ चीज़ों की बिक्री होती है। सो पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से कार्य होते हैं, आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस को ज़रूर देखिए, ठीक है। और एक और गतिविधि है कि यूरोप के अन्य देशों में कौन कौन से, मैंने आपको कहा था कि 44 देश है यूरोप में, और 6 जो देश है वो 6 देश जो है वो रशिया के हैं, वो भी उनकी राजधानी जो है यूरोप में मिलता जुलता है, इसलिए वो लोग भी कहते हैं कि हम भी यूरोप से जुड़े। तो इस तरह अगर सारे मिला दें तो आजकल यूनाइटेड नेशंस में 51 देश हैं। भी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि 51 देश यूरोप में होते हैं, और ये कौन कौन से देश हैं, इनकी क्या क्या खूबियाँ हैं, ये सब आप देखिए। कुछ यूरोपीय देशों की जानकारी इकट्ठी करो, जैसे यूके हैं, उसी तरह कुछ अच्छे अच्छे यूरोपीय देश हैं, उनमें क्या क्या खूबियाँ हैं, वो लोग इतने विकसित कैसे हो गए, भारत हम किस काम में पीछे, सब पता कीजिए। ये आपकी दूसरी एक्टिविटी रहेगी। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपके समझ में आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित आपको और भी कोई भी शंका है तो आप ईमेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है jmtvmsanjay@gmail.com, या फिर व्हाट्सएप के द्वारा आप मुझ तक संपर्क कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8848870969, और मैं हूँ संजय कुमार, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।